स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो कि विगत वर्षों में पूछे गए वो डिस्कस कर रहे थे। यह हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने और भी टॉपिक कवर किए पॉलिटी के। अगर आपने नहीं देखे है तो आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट पर जाके दक्षिण कौशल आईएएस के चैनल पर उस प्ले लिस्ट पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने स्केड्यूल्स वगैरह देखे थे। इस तरह से अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे गए विगत वर्षों में आयोग ने पूछे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो अनुसूची है उनसे। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे। आज का नया टॉपिक है प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना। ओके, ये हम आज देखेंगे प्रस्तावना। तो देखो, संविधान की प्रस्तावना से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे प्रियम्बल, तो प्रियम्बल से भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम, प्रियम्बल होगा। ओके, प्रियम्बल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन 2023 में एक क्वेश्चन आया है प्रियम्बल से। ओके, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह के अदर क्वेश्चन बन सकते हैं प्रियम्बल से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हो गए थे पिछले लेक्चर में। यहाँ पे पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे। तो 29 विषय। तो 11 स्केड्यूल में हो गए कितने, 29। और जो 12 स्केड्यूल है उसमें 18 सब्जेक्ट्स है। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने शायद 19 बोल दिए थे। तो 18 सब्जेक्ट्स है, जो कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये दो अनुसूचियाँ आई थी, 73rd एंड 74th। तो इसमें 18 सब्जेक्ट और इसमें 29 सब्जेक्ट है। ओके, तो आप करेक्ट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। ये भी कर लिए थे हमने पिछले लेक्चर में। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो बिल्कुल 42वें संविधान द्वारा, ठीक है। और ये भी देख लिया था कि निम्नलिखित में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा ANC। प्रभुत्व संपन्न तो पहले से ही था। और ग्राम स्वराज जैसा कोई विषय नहीं है। ग्राम स्वराज की बात नीति निदेशक तत्वों में की गई है। ओके, DPSC। तो देखो, प्रियम्बल में ये है हमारा भारत का संविधान। उद्देशिका भी बोलते हैं हिंदी में, से प्रस्तावना बोलते हैं। तो क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन सी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और कौन सी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और समता, कौन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो देखो, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 42nd था। एक पंथ निरपेक्ष, देन द सेकंड वन इट इज अखंडता, एंड द अदर वन इज स्वतंत्रता। ओके, तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एंड अखंडता। तो प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ओके, तो पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। जो पंडित नेहरू जी थे उनके द्वारा प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है, ओके, वो अंततोगत्वा उद्देशिका बना। यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अपन ने देखा था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को आया था। ओके, और इसको प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने, और इसको स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जनवरी 1947। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल इनके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोला गया, वो अंततोगत्वा उद्देश्य का बना। फिर इसकी प्रकृति न्याय योग्य, ये जस्टिसेबल है। फिर इसका संशोधन नहीं, और संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो देखो, इनमें से कौन सही है। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, जस्टिसेबल नहीं, यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए।
इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे को ये नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, ये नहीं मिला है। फिर फोर्थ है, संविधान के विशेष प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल, संविधान के विशेष प्रावधानों को ये ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर आएगा बी। इसका संशोधन नहीं, तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता। हमने देखा था 42nd जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976, तो उसके द्वारा इसको क्या किया गया था, संशोधन तो किया ही गया था, राइट। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें एक है कि न्यायोगत्वा है कि नहीं और इसका संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो देखो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो 1960 में एक मामला आया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसे बोला गया बेरोवाड़ी संघ मामला। बेरोवाड़ी संघ मामला। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ओके, संविधान का भाग नहीं है तो इसको न्याय योग्य तो ये होगी नहीं। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस, जो कि आपने पढ़ा होगा, बहुत ही चर्चित केस रहा, जिसने संविधान की मूल संरचना आई, केशवानंद भारती केस। इसमें यह बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का बिल्कुल एक अभिन्न अंग है, एक भाग है संविधान का। क्योंकि ये जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा में इंटेलेक्चुअल बैठे थे, जो नेता लोग बैठे गए थे जिन्होंने संविधान बनाया, ये उनके आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है, जो वो बनाना चाहते थे संविधान में, तो ये वो प्रतिबिंबित करता है। तो इसलिए संविधान का भाग है। लेकिन इसको संशोधन किया जा सकता है इसका, और इसके द्वारा जो संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के द्वारा नहीं, एक साधारण संशोधन माना जाएगा। ओके, एक साधारण संशोधन होगा। तो संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उससे संविधान की जो मूल संरचना है, जो संविधान का जो ढांचा है, मूल ढांचा, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और अगर ये नष्ट होता है तो वो संशोधन को शून्य करार दे दिया जाएगा, नल एंड वॉइड बोल दिया जाएगा। तो ये अगर कभी पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन, हो सकता है आपको मेंस में आ जाए इस तरह के क्वेश्चन, प्री में तो नहीं आएंगे, मेंस में आ सकते हैं, तो वहाँ से ये काम आएंगे ये आपको केस। तो प्रस्तावना से रिलेटेड 1970 और 1963। फिर केशवानंद भारती को 1973 में ये बोला कोर्ट ने, और फिर इसके बाद एक और केस हुआ था 1995 का, जिसे LIC ऑफ इंडिया केस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है जिसे, LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC वर्सेस, हाँ तो LIC केस आप बोल सकते हो। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा 5th क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए, एक में कारण है, कथन है, असर्टेशन, एक में रीजन, कारण है। तो फोटो की सहायता से देखना है। तो पहला कथन क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कथन कारण है उसका कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही है। पहले हम ये देखेंगे दोनों सही है कि नहीं। फिर इसे 1976 द्वारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल सही। हमने देखा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य डाला गया था। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये देख रहे होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इससे पहले की जो परिभाषा थी वो ये देखो, आप नीचे देखो, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, तो ये था इसकी जगह, तो बिल्कुल किया गया। तो ये दोनों ही सही है। लेकिन अब ये देखना है कि जो आर है कारण, वो कथन ए की सही व्याख्या है कि नहीं। तो बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि उसी के द्वारा ये डाला गया था। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इससे जाना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, ये CGPSC में पूछा गया आपके प्रीलिम्स में। ओके, PYQ हो जाएगा। तो
क्या है इसका सही आंसर? सार्वभौमिकतावाद, समष्टिवाद, समाजवाद और अंतःक्रियावाद। देखो सभी व्यक्तिक पूर्णता यानी सबकी बात कर रहा है ये, और समान रूप से मानव में, तो सार्वभौमिक यूनिवर्सलिज्म हो गई है। ठीक है, तो सभी को, सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी को, सभी मानवों को, सभी मानवों को समान रूप से अधिकार उपलब्ध है। ठीक है, बिना किसी विभेद के, बिना किसी विभेद के या फिर भेदभाव। इसका मतलब ये है। तो सार्वभौमिकता यानी समान रूप से मानव है, तो ये सिद्धांत सार्वभौमिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने देखा पीछे, विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, और विचारों को प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। इनमें सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई, ये हो गया सामाजिक, देन राजनीतिक, पॉलिटिकल, ठीक है, फिर न्याय, विचार एंड अभिव्यक्ति, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। ठीक है, दे रहा हूं। तो देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, उपासना, ये स्वतंत्रता दी गई है। तो देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 हो रही है, तो न्याय नहीं है। स्वतंत्रता ये वैसे दी गई है, बाकी अगर आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये समानता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें आप देखो, विचार है, विश्वास और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, सिर्फ आर्थिक नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर ये होगा। फिर निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ओके, तो जन्म कुंडली किसने कहा है? ये कहा है A.M. मुंशी जी ने। ओके, तो ऐसे कथन कभी कभी आ जाते हैं कि महापुरुषों ने क्या कहा है, जो संविधान सभा के जो भी लीडर थे, जिन्होंने बनाया, सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा है, तो ऐसे आ जाता है कभी कभी। फिर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है B.R. अम्बेडकर जी, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखो, हमने पहले डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले कि किस प्रस्ताव संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो बिल्कुल हमने केशवानंद भारती देखा 1973, इसमें माना गया। और बेरोजगारी विवाद जो 1960 आया, इसमें तो मना कर दिया था, आंतरिक हिस्सा ही नहीं। 1973 में बोला कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, फिर 11 आता है कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, देखो ये भी हमने देखा कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है वो। फिर संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता हो। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो देखो, हमें इतना तो पता है कि संविधान की उद्देश्य का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग तो है। तो देखो, संविधान का भाग जहाँ पे बोला है नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है, तो 3 में से एक है, संविधान का भाग तो है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, फिर ये हो सकता है, और विधिक प्रभाव रखती है, विधिक प्रभाव तो बिल्कुल नहीं रखती, हमने देखा, क्योंकि जस्टिशिएबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है।
फिर किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, विधिक प्रभाव रखते तो नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा अन्य भागों से स्वतंत्र होकर। अगर उसे मौलिक अधिकार या अन्य किसी के साथ पढ़ा जाएगा तो उसका विधिक प्रभाव आ जाएगा। ओके, डी आंसर। अब देखते हैं भारतीय संघ, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। ओके, तो ये गवर्नेंस है मेनली, ये शासन व्यवस्था से है, एकात्मक सरकार या फिर क्या है, ये शासन व्यवस्था करके टॉप पॉलिटी की, तो उससे ये क्वेश्चन है। तो ये आता है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। एकात्मक मतलब यूनिटरी, जो कि ये साबित करे कि केंद्र सशक्त है और राज्य अधीन है उनके, केंद्र के अधीन है राज्य, यानी दोनों साथ साथ काम नहीं करते हैं, राज्य केंद्र के नीचे काम करता है। भाई करता तो ऐसे ही है, लेकिन ये लोग साबित करते हैं। लेकिन जो संघात्मक है, फेडरल जिन्हें बोलते हैं, वो कि पावर, जो शक्तियों का विभाजन की बात करता है, शक्ति विभाजन, इसमें केंद्र और राज्यों में। ओके, तो देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। संघीय व्यवस्था में एकात्मक यानी यूनिटरी, मैंने बोला ना, जहाँ पे केंद्र, लिखित संविधान हो गया, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता है, ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो देखो लिखित संविधान ये यूनिटरी तत्व तो है नहीं, कठोर संविधान ये भी नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता, देखो एकात्मक तत्व है राज्यपाल की नियुक्ति, फिर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये तो फेडरल हो गया, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बिल्कुल, और फिर उसके बाद है संवैधानिक संकट। ठीक है, तो 4th, 6th एंड 7th, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। देखो ये CGPSC में ही आया है ये क्वेश्चन, उस टाइम पे कम से कम 5 वो दिए जाते थे ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा डी। संवैधानिक संकट कैसा, कोई अगर इमरजेंसी आ गई या फिर संकट आ गया, जिसे आपातकाल भी बोला जाता है, तो संविधान यूनिटरी बन जाता है, समस्त पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास, भले वो आर्टिकल 352 हो, 356 हो एंड 360 हो। ठीक है, ये आर्टिकल, तो इनमें केंद्र सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, सेंटर सशक्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो संघीय व्यवस्था में एकात्मकता, फिर से एकात्मकता तो पूछ लिए। अब नए तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो होगा नहीं, राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, फिर आता है देन बिल्कुल होगा, फिर आता है न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवा। देखो राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और भारतीय अखिल सेवा है जो कि आर्टिकल 312। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड का बी, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासन। देखो एक स्टेट है, एक स्टेट कैसे बनती है, एक स्टेट 5 तत्वों से मिलकर बनती है, 5 पार्ट्स होने चाहिए उसमें, तब वो स्टेट कहलाएगी। ठीक है, देखो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद में समझेंगे। तो क्या है, ध्वज जरूरी नहीं है, राजधानी जरूरी नहीं है, शासन जरूरी नहीं, संप्रभुता सबसे ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण तत्व है। तो स्टेट के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं, 4 आवश्यक तत्व, और वो क्या है, वो है जनसंख्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए। जब भाई जनता ही नहीं है तो आप शासन किस पे करोगे, तो शासन किसका लोगे। ठीक है, भूभाग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, भूभाग नहीं होगा, उसकी एक जमीन होनी चाहिए खुद की, तो कैसे करोगे। फिर जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गई, फिर एक सरकार होनी चाहिए, सरकार शासन करने के लिए जो कि संभालेगी वहाँ का प्रशासन। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, संप्रभु होना चाहिए वो। ठीक है, अपने निर्णय वो खुद ले पाए, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, खुद निर्णय ले पाए वो स्वतंत्रता से। सो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसी राज्य का। अब फोर्थ, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखो भारतीय संविधान में लोकतंत्र बिल्कुल है, अध्यक्षात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक, संसदीय।
तो इसका आंसर आएगा सी, हम लोग संसदीय लोकतंत्र है। कौन सा? संसदीय लोक। और ये संसदीय जो लोकतंत्र है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से लिया है अपने संविधान में। ओके, ब्रिटेन के संविधान से। अध्यक्ष की जो प्रथा पाई जाती है ये यूएसए में पाई जाती है। कहाँ पे? यूएसए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप, तो देखो इसका सही आंसर होगा बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। आपने वो सुना होगा कि जो भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो भी मंत्रिमंडल बनता है वो संसद के प्रति होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। और संसद उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, उस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, तो बी सही आंसर। अब भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। फिर है दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने इस पद पर बने रहते हैं और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ओके, तो 6 का क्या आंसर होगा? संस्थागत रूप से निहित है। कौन से सिद्धांत? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। देन दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक वो पद पर बने रहते हैं। और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। पूर्ण देखना है। देखो, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे यहाँ पे कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति तो राज्य का अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि संसद ही संसद ही जो बनती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जहाँ जहाँ थर्ड है वो आप देख लीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत और ये गलत। तो बचता क्या? 1 और 2। तो आंसर क्या होगा? ए। तो इसे समझ लेते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल। भले ही वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों संसद के पार्ट है, तो बिल्कुल सदस्य होते हैं। और जब तक मंत्रियों को विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके मूलभूत लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च जो सत्ता है भारत की वो जनता में निहित है, और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करते हैं, ठीक है। तो 7th का देखो, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, बिल्कुल लोकतांत्रिक गणतंत्र मतलब यहाँ का जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं है, वो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा आता है, निर्वाचित होकर आता है, तो उसे गणतंत्र बोला जाता है। संसदात्मक रूप की सरकार है, हमने भी देखा, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं है, बिल्कुल। हमारा प्रस्तावना क्या बोलता है? हम भारत के लोग। तो उसे शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भारत से, संविधान को, ठीक है। तो सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं है, ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। एकीकृत शक्ति नहीं है, हम संघात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो जहाँ 4th है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। 7th का 1 2 3 सही। 8th क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ओके, तो अभी कथन ए है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। और भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। लोकतांत्रिक देश भी है, भारत का अपना एक संविधान भी है। तो अब देखते हैं कि दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। अब इनमें सही क्या है? अब देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। देखो, भारत का संविधान है, ये कथन है, और अभी कथन ये है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं। देखो, संविधान होने का ये मतलब नहीं है कि वो लोकतांत्रिक देश होगा, ओके। ये
लोकतांत्रिक होने की शर्त नहीं है किसी देश का संविधान होगा। अब ऐसे तो चाइना का भी संविधान है। चाइना लोकतांत्रिक है? नहीं है चाइना लोकतांत्रिक। चाइना साम्यवादी व्यवस्थावादी सरकार है वहां पे। ओके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो ये तो होता नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। 9th क्वेश्चन देखते हो। निम्न में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? सुशासन यानी जैसे आप गुड गवर्नेंस भी बोलते हो, गुड गवर्नेंस सुशासन। ओके, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। जवाबदेही बिल्कुल है, कानून का नियम बिल्कुल है, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुशासन में। ओके, लेकिन लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी यानी बहुत ज्यादा नियम बना देना, बहुत ज्यादा प्रोसेस होना किसी भी काम के लिए, उसको लाल फीताशाही बोलते हैं। या आप लाल फीताशाही इसको मतलब बहुत ज्यादा देर कर देना किसी काम में, बहुत ज्यादा नियम कानून लगा देना, लाइसेंस व्यवस्था जो ला देना, ठीक है, कि आपको ये सब लेना पड़ेगा, तो लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट क्या होती है? कल्याणकारी राज्य, देखो नाम से समझ आ रहा हो, कल्याणकारी राज्य जो कि लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया राज्य, उसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण। देखो कल्याणकारी राज्य का मतलब ये नहीं होता कि आप सबके लिए कल्याण करो। हाँ, सबके लिए कल्याण करो, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है, सबके लिए कल्याण तो होता है कल्याणकारी राज्य में, लेकिन जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो कि पीछे छूट गए कहीं ना कहीं, ठीक है, पीछे छूट गए, जैसे आप जनजातियों को देखते हो, SC ST OBC, राइट, SC ST OBC, तो इनको क्या दिया गया है? इनको आरक्षण दिया गया है ताकि समाज में एक भारतीय सोसाइटी में एक समता आ सके, समता आ सके, ठीक है, ताकि जो पीछे छूट गए हैं बहुत टाइम से, जिनका तिरस्कार हुआ है, दलित जिनको, तो उनमें एक समता आ सके। तो इसके लिए कल्याणकारी राज्य बनाए जाते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि कमजोर वर्ग का कल्याण का प्रबंध करे वो। तो प्रबंध आरक्षण के द्वारा, और जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं है और जो भी अन्न है, खाद्यान्न है, वो मुफ्त में देकर उनका प्रबंध किया जाता है। फिर है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजनीतिक सत्ता का भारत में, तो जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। देखो राजनीतिक सत्ता, संविधान बोल सकते हैं आप, लेकिन जो सही वर्ड होगा वो होगा जनता, क्योंकि हमारा जो प्रस्तावना है या फिर उद्देश्य का बोल सकते हो आप संविधान की, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत के लोग ही नेताओं को चुनते हैं। जो संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा, उनके सारे, देखो जो लोकसभा है, जैसे लोकसभा है उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, उसका निर्वाचन करते हैं, संसद के सदस्य चुनते हैं। तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है, जो सत्ता आ रही है वहां पे जो हमारे द्वारा जो चुने हुए लीडर हैं, जो लोग हैं, वही बैठे गए हैं ना। तो हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वहां पे बिठाते हैं उनको। प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसको है? जनता को। तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन हो गई? जनता, भारत की जनता। ओके, नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस तथ्य पर आधारित है? तो संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। देखो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित। प्रजा, प्रजा क्या होती है? जनता, और जनता का तंत्र हो यहाँ पे जनता द्वारा बनाई गई व्यवस्था हो, उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनता को सरकारों को चुनने और उनको बदलने का अधिकार प्राप्त है।
हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बदलते भी हैं हर 5 साल में। 5 साल में इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, ठीक है। तो उनको चुनने का अधिकार है, तो उसको प्रजातंत्र बोला जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ है, देखो गणतंत्र का इसमें अर्थ पूछा गया है कि गणतंत्र, जिसको इंग्लिश में रिपब्लिक भी बोला जाता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक, कहीं कहीं लिखा रहता है रिपब्लिक और इंडिया, भारतीय गणराज्य, ठीक है, भारतीय गणराज्य। जब आप इंटरनेशनल फोरम पे देखेंगे तो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य के तौर पे। तो भारतीय गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। देखो, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो वो तो गणतंत्र से उसका कोई लेना देना ही नहीं, वो तो क्या हो गया, प्रजातंत्र हो गया, प्रजा का तंत्र हो, ठीक है। संसदीय शासन नहीं है, अगर संसदीय शासन नहीं है तो वो क्या क्या हो जाएगा, या फिर अध्यक्षात्मक पद्धति हो जाएगी, वो गणतंत्र उसको बोलेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा, अध्यक्षात्मक। अब वंशानुगत शासन नहीं है, ये हो सकता है, ये सही आंसर है। तो ये क्यों होगा? देखो, हमने देखा था वंशानुगत शासन मतलब यहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो निर्वाचित होके आता है, वो निर्वाचित होके आ जाता है, इसलिए भारत में क्या है, गणतंत्र है। यहाँ पे ब्रिटेन जैसा नहीं है, ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ, अभी जो प्रिंस है, वो चुने हुए नहीं गए, वो वंशानुगत आए, ठीक है, वो वंशानुगत आए। अब 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए क्या बोलता है? कथन ए बोलता है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है। तो ये कथन ए बोलता है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कथन आर बोलता है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें देखते हैं क्या सही है। ओके, तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल हमने देखा, सही है। फिर उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र भी है। और व्यवस्था का विभाजन भी है, शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि हमने अनुसूची 7 देखा, यहाँ पर सर्व सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनको बांटे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखते हैं हम। तो भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब उसने शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, इसका कारण है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं। तो दोनों ए और आर तो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। शक्तिशाली केंद्र की रचना करने का मतलब ये नहीं है कि संघीय प्रणाली का प्रावधान है। देखो, अगर ये संघीय प्रणाली होती, संघीय प्रणाली में शक्तिशाली केंद्र नहीं होते, जबकि केंद्र एंड राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र नहीं होता, यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन होता है। अब जहाँ पर शक्तियों का विभाजन होगा, डिवीजन होगा, वहाँ पर केंद्र शक्तिशाली कैसे होगा? तो ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर यहाँ पर एकात्मक प्रणाली आ जाती तो फिर हो सकता था, लेकिन भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली का है, लेकिन प्रावधान नहीं है, संघीय प्रणाली ही बोली गई है भारत में। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, फिर भारत एक संघीय राज्य नहीं है। देखो, अभी पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का प्रावधान है भारत में और शक्तिशाली केंद्र की रचना है। तो देखो, संघीय प्रणाली का प्रावधान है और शक्तिशाली केंद्र की रचना है, अब ये दोनों सही कैसे हो गए भारतीय संविधान में? तो इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे आगे का दिया गया है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ओके, और भारत एक संघीय राज्य नहीं है। देखो, संघवादिता भारत में व्यवहारिक में नहीं है, कथन ये सही है,
और संघीय राज्य नहीं है। ये तो गलत हो गया कि भारत संघीय राज्य क्यों नहीं है, बिल्कुल संघ राज्य है, सत्य विभाजन है। अब संवादिता व्यवहारिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सशक्त केंद्र भी है, हमने एकात्मक लक्षण देखे थे, सशक्त केंद्र है यहाँ पर। राज्यपाल की नियुक्ति इस तरह के हमने देखे, फिर आपातकाल में केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, फिर है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, तो इसका क्या होगा, देखिए आप ऑप्शन दिए गए हैं, S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी एंड जयप्रकाश नारायण। देखो, भारत में जो दल विहीन प्रजातंत्र है, दल विहीन प्रजातंत्र यानी इनका विचार था कि भारत में जो प्रजातंत्र हो वो किसी पार्टी सिस्टम ना हो, भारत में वो पार्टी सिस्टम ना हो। जैसे अभी भारत में पार्टी सिस्टम है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो ये जो पार्टियां हैं ये पार्टी सिस्टम नहीं चाहते थे, दल विहीन प्रजातंत्र चाहते थे भारत में। लोगों की अपनी खुद की सरकार हो, ठीक है, अपनी सरकार हो, यानी स्थानीय लोकतंत्र हो, कोई एक पार्टी ना हो जो कि पूरा देश चला रही है, स्थानीय लोकतंत्र। यह वह अपने आप में बहुत अलग बात है, एक आदर्श लोकतंत्र तो है, लेकिन ये सही मायने में इसको आप धरातल पर नहीं उतार सकते, या उतार भी सकते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी दल विहीन लोकतंत्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। और जयप्रकाश नारायण भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण, ये जो दोनों की दोनों जो बात करते थे वो सहभागी लोकतंत्र की बात करते थे। कौन सी बात, सहभागी लोकतंत्र। अब ये दल विहीन लोकतंत्र तो चाहते नहीं थे, तो कौन सा लोकतंत्र चाहते थे, सहभागी लोकतंत्र, जैसे आप पार्टी सेपरेशन डेमोक्रेसी भी बोल सकते हो, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये लोग चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए और कारण आ। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो देखो 17 का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। अब संसदीय जो प्रणाली है उसको गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है जब ही भारत का जो राष्ट्रपति है वो परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो क्या आएगा, ए और दो दोनों सत्य है, परंतु आर ए का, और जो आर है वो ए का मान्य स्पष्टीकरण है। ओके, जब ही तो जोड़ा गया। 18 देखते हैं हम, कथन है भारत की संघात्मक संरचना का जो मुख्य उद्देश्य है इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। फिर विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो 18 का क्या आएगा, 18 का आंसर रहेगा बी। तो देखो, भारत की संघात्मक संरचना का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी विविधताओं में राष्ट्र का निर्माण करना, क्योंकि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है तो इसलिए संघ का निर्माण किया गया, और उसके सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या है। ओके, कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं, देख लेते हैं हम जल्दी। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो जी ऑस्टिन। ये देखो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, CGPSC में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये CGPSC प्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के PYQs में से ले आए हैं। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ये है जी ऑस्टिन ने। ओके, नेक्स्ट है 20, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक मतलब आप इसे क्वासी फेडरल भी बोल सकते हो। क्वासी फेडरल भारत को बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ कुछ, जैसे हमने प्रीवियस देखा था, संघात्मक और एकात्मक दोनों ही व्यवस्था की गई है। तो इसको पूरी तरह से संघीय व्यवस्था ना बोल के अर्धसंघात्मक बोल दिया जाता है। तो इसे किसने बोला है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, तो इसको बोला गया है KC व्हीलर ने। ठीक है, अर्धसंघात्मक बोला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार कौन है। तो संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर
प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें से बताओ कौन सा होगा, आपको पता है खुद? तो देखो, संवैधानिक सरकार वो तो होगी नहीं कि जो राज्य के हित में स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये डिक्टेटरशिप हो गई, ये ऑटोक्रेसी हो गई। ठीक है, ऑटोक्रेसी हो गई, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ, ये क्या हो गया, राजतंत्र हो गया, राजा का तंत्र हो गया, ये तो भाई डिक्टेटरशिप हो गई है। ठीक है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, बिल्कुल। और हमारे संविधान में कहा दिया गया जैसे मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, वो हमारे हित में राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, मौलिक अधिकार। ओके, देन आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? देखो, हम पढ़ेंगे कुछ ही लेक्चर के बाद इन सब संस्थाओं को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए तो पढ़ेंगे उन्हें डिटेल में। तो उसका सही आंसर है विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को आवश्यक माना गया? कौन सी संस्था है? तो अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर और राष्ट्रीय विकास परिषद बिल्कुल माना गया है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद बिल्कुल। एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सबको ही माना गया है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो कृपया आप इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, और आपकी जो भी कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पीएससी की, व्यापम की, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये शेयर कीजिए, और पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक भी कीजिए। तो बने रहिए दक्षिण कौशल आईएएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।